नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण में मिसाइलों की बौछार है, वार और पलटवार का तांडव नजर आता है। हर तरफ कोहराम है, हर मोर्चे पर संग्राम और आसमान में ड्रोन का तूफान नजर आता है। हद तो तब हो गई जब एटमी युद्ध की खुली हुंकार भरी जाने लगी है। कहीं विस्तार की नीति के नाम पर सीमाएं लांघी जा रही हैं, कहीं कब्जे की खुली धमकियों से दुनिया दहल रही है। और आप समझिए, जो जंग चल रही है वो सिर्फ जंग नहीं, ये भविष्य को विध्वंस की आग में झोंकने की तैयारी है। आज सवाल ये नहीं कि पहला वार आखिर कौन करेगा, कहां से होगा। सवाल ये, क्या दुनिया इस तबाही से बच पाएगी। आज हर तरफ आक्रमण की हुंकार नजर आती है, कहीं कोहराम मचा है, कहीं कत्लेआम और कहीं विध्वंस की खुली तैयारी नजर आती है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये 3 बड़ी तस्वीरें जो दुनिया को किस तरह से जंग के मुहाने पर खड़ी हुई दर्शाती हैं। आज जो पहली तस्वीर नजर आएगी, देखिए जरा, ये रूस की ताबड़तोड़ बमबारी, यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात, शहर तबाह और अब एटमी युद्ध की आहट और तेज हो चुकी है। सवाल ये, क्या रूस परमाणु हथियारों की रेड लाइन पर पार करने की तैयारी कर चुका है। दूसरी तस्वीर नजर आई है, वो है तेहरान की सड़कों से, जहां प्रदर्शन था वहां पर हुआ कत्लेआम। अब दावा यह है कि ईरान ने फांसी की जगह इस्तेमाल किया है केमिकल वार से लोगों की जान गई है। आंसू गैस नहीं बल्कि जहर का इस्तेमाल हुआ। क्या खामनी सरकार ने विरोध कुचलने का एक नया और खतरनाक तरीका इजाद कर लिया है, और अगर ऐसा है तो अब अमेरिका क्या करेगा। तीसरी तस्वीर बर्फीले ग्रीनलैंड से जुड़ी हुई, लेकिन माहौल में एकदम आग है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद में नाटो और अमेरिका के बीच में तनाव खुलकर सामने आ चुका है। क्या ग्रीनलैंड नाटो बनाम अमेरिका की नई जंग का मैदान बन रहा है? क्या यहाँ पर रणभेरी बच चुकी है? 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और एक सवाल, क्या दुनिया एक साथ कई जंगों की तरफ फिसल रही है और क्या अगला धमाका पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लेगा? आज इन्हीं सवालों के साथ में खोलेंगे हर तस्वीर की परत दर परत सच्चाई। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ में, आक्रमण की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने यूक्रेन पर कर दी है मिसाइलों की बौछार। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार की। 2 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से अटैक किए जाने की खबर है। यूक्रेन के 6 बड़े प्रांत टारगेट थे जहां पर रूस ने ताबड़तोड़ हमला किया। उसमें सुमी, खार्किव, निप्रो और ओडेसा भी शामिल है, जहां पर बमबारी हुई। बमबारी की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जोरदार धमाका होता है, चारों तरफ धुएं का गुबार। दरअसल ये रूस की तरफ से किए गए बड़े हमले की तस्वीर थी। रूस ने यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों की बौछार की है। इतना ही नहीं, ड्रोन मिसाइल दागे गए, 1 या 2 नहीं, 200 से ज्यादा। 6 बड़े प्रांत टारगेट, हमला ताबड़तोड़ और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर। और ये रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते तनाव की तस्वीर को दर्शाता है। किस तरह से यहाँ पर आर पार की लड़ाई नजर आती है। वही यूक्रेन की हर रात अब काली रात नहीं, कयामत बन चुकी है। आसमान से मिसाइलों की बरसात है, धरती पर विध्वंस का तांडव, शहर के शहर जल रहे हैं, इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और ऊपर से ड्रोन की गूंज जो हर पल नई तबाही का पैगाम लेकर आ रही है। बंकरों में छुपी आबादी, सिसकते बच्चे और डर के साए में कटती हर रात। सवाल ये है, क्या ये जंग यहीं थमेगी या अगली सुबह और बड़ा कहर लेकर आएगी? यूक्रेन पर मिसाइलों की मार है। यूक्रेन पर ड्रोन की बौछार है। यूक्रेन पर मुसीबतों का अंबार है।
हर तरफ गोले बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मकान जल रहे हैं, कहीं आसमान में धुएं का गुबार है। कहीं जिंदगी थम सी गई है। क्योंकि रूस हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा रौद्र और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। यूक्रेन में बीती रात कयामत और दहशत की रात बनकर आई। रूस ने एक ही रात में 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया। हमले सिर्फ एक दो शहरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यूक्रेन के 6 बड़े प्रांत सीधे निशाने पर रहे। सुमी, खार्किव, नेप्रो, ज़ेपोरिज़िया और ओडिशा। हर जगह तबाही के मंजर, हर तरफ सायरनों की आवाज, हर लोग जान बचाकर बंकरों में छिपे नजर आए। सर्दियों की भीषण ठंड के बीच रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ पर सीधा हमला किया। बिजली ग्रिड, पावर स्टेशन, हीटिंग सिस्टम सब कुछ निशाने पर रहे। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग अंधेरे में डूब गए, घर ठंडे हो गए और शहरों में जिंदगी ठहर सी गई। निप्रो में धमाकों के बाद पूरे इलाके की बिजली गुल है। उड़ीसा में बंदरगाह के पास मिसाइल गिरने से आसपास की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। खार्किव में रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ, जहां आम लोग रहते थे, बच्चे सो रहे थे। यूक्रेन की आपात सेवाओं के मुताबिक इन ताजा हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों लोग घायल हैं और कई अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीमें ठंड, अंधेरे और धमाकों के बीच जान जोखिम में डालकर लोगों को निकालने में जुटी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को ऊर्जा आतंकवाद करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस जानबूझकर सर्दियों में यूक्रेन को अंधेरे और ठंड में धकेलना चाहता है। उन्होंने मरम्मत टीमों की तारीफ की जो लगातार बिजली बहाल करने में जुटी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और ज्यादा हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और मदद की अपील भी की है। ये युद्ध अब अपने 4थे साल में दाखिल होने वाला है, लेकिन शांति की उम्मीदें हर दिन और दूर होती जा रही हैं। रूस का कहना है कि ये हमले यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा मार आम नागरिक झेल रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, जो न सैनिक है न राजनेता, बस युद्ध के बीच फंसी इंसानियत है। और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर भी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। वॉर ब्रेकिंग, तो रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला। जी हां, बड़ी खबर क्या है? दरअसल हमले से राजधानी कीव में कोहराम मच गया है। जिस रूप में
लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से किए जा रहे, पानी की किल्लत और बिजली सप्लाई अब और भी ज्यादा पूरी तरह से ठप होती हुई नजर आती है। बिजली नहीं आने की वजह से पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है और यही बताया जा रहा है कि ठंड कड़ाके की है, बर्फ लगातार यहाँ पर लोगों के लिए जीना मुहाल कर रखी है। अब ऐसे में जो हीटिंग सिस्टम यूक्रेन के लोगों के लिए एक कहा जाए लाइफलाइन हुआ करते थे, उसी को ही पूरी तरह से डैमेज कर दिया है रूस की तरफ से। और रूस ने जैसे ही एक्शन लिया उसके बाद में लगातार दुरुस्त करने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन उसमें लगेगा लंबा वक्त और उसके पहले हो जाता है एक और बड़ा प्रहार। रूस की विध्वंसक बमबारी से यूक्रेन सिर्फ जानी नुकसान नहीं झेल रहा, माली तबाही भी बड़े पैमाने पर हो रही है। ये जंग अब सिर्फ मोर्चों तक सीमित नहीं है, अब मिसाइलें घरों को निशाना बना रही है, बिजली घर तबाह हो रहे हैं और अंधेरे में डूबी जिंदगियां करहा रही हैं। कारखाने बंद हैं, शहर ठप है और अर्थव्यवस्था टूटती सांसों की तरह दम तोड़ रही है। युद्ध अब सीमा की लड़ाई नहीं, ये आम लोगों की जिंदगी पर सीधा वार है। यूक्रेन पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस की तबाही की रणनीति अब और ज्यादा खुलकर सामने आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद हालात की गंभीर तस्वीर पेश की है। जेलेंस्की ने लिखा, ऊर्जा प्रणाली की स्थिति अब भी बेहद कठिन दौर में है, लेकिन हमारी सभी सेवाएं, बिजली और जरूरी सुविधाएं जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। जेलेंस्की के मुताबिक सिर्फ इस हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 1300 से ज्यादा हमलावर ड्रोन, करीब 1500 निर्देशित हवाई बम और 29 अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी थी। यानी एक हफ्ते में सैकड़ों धमाके, हजारों हमले और लगातार बढ़ता दबाव। इन हमलों का सबसे बड़ा असर यूक्रेन की बिजली ग्रिड पर पड़ा। राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों में बिजली गुल हो चुकी है। हीटिंग सेवाओं में कटौती कर दी गई है और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन भीषण सर्दी से पहले ही जूझ रहा है। ठंड, अंधेरा और ऊपर से लगातार हमले, यूक्रेन के लिए ये सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं बल्कि मानवीय संकट बन चुका है। जेलेंस्की ने बड़ा आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली और अतिरिक्त बिजली उपकरणों के आयात की प्रक्रिया जितनी तेज की जा सकती है उतनी तेज की जाए ताकि अंधेरे में डूबे शहरों को दोबारा रोशनी मिल सके। लगातार हमलों के बीच जेलेंस्की ने एक बार फिर दुनिया से मदद की गुहार भी लगाई है।
उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन को और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार और तकनीक सहायता की जरूरत है। एक तरफ डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, दूसरी तरफ मिसाइलों की बारिश। यूक्रेन के सामने लड़ाई अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि हर घर, हर शहर और हर सरदरात में है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वक्त रहते यूक्रेन तक पहुंच पाएगा? या फिर अंधेरा और ठंड गहरी होती जाएगी? Врятували ще одного чоловіка з-під завалів. रूस से ही नहीं रुका, बल्कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज हमला भी कर दिया। रात भर आसमान में आग बरसती रही। ड्रोन, मिसाइलें और धमाकों से यूक्रेन कांप उठा। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 293 ड्रोन और 18 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। ये हमला 2 दिन से लगातार चल रहा है। यूक्रेन के कई इलाकों को एक साथ निशाना बनाया गया। इस हमले में रूस ने शाहिद किस्म के घातक ड्रोन इस्कंदर-M जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया, यानी तेज, सटीक और बेहद विनाशकारी हथियार। यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में सायरन गूंजते रहे। कहीं ड्रोन गिराए गए तो कहीं मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। इन हमलों में कई इलाकों में बिजली व्यवस्था, ऊर्जा ढांचा और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कड़ाके की ठंड के बीच बिजली गुल, हीटिंग सिस्टम ठप। आम नागरिकों के लिए ये रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। हालांकि यूक्रेन की वायु रक्षा में जबरदस्त बहादुरी दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक 293 ड्रोनों में से 240 और 18 मिसाइलों में से 7 को आसमान में ही मार गिराया गया। यानी अगर यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत न होती तो तबाही कई गुना ज्यादा होती। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इस हमले को नाकाम करने में वायुसेना, मोबाइल फायर ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने मिलकर बेहद अहम भूमिका निभाई। हालांकि बाकी बचे ड्रोन और मिसाइलों की वजह से कुछ इलाकों में क्षति जरूर हुई है। फिलहाल हताहतों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, नुकसान का आकलन अभी भी जारी है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब रूस लगातार अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। हाल के दिनों में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल और ओरेशनिक जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया है, जिससे पश्चिमी देशों में चिंता और डर दोनों बढ़ गए हैं। साल 2026 में रूस का ये हमला अब तक के सबसे तेज हवाई हमलों में से एक माना जा रहा है।
यूक्रेन के आसमान में जंग और खतरनाक होती जा रही है और सवाल अब ये है कि क्या ये युद्ध किसी और बड़े टकराव की भूमिका तैयार कर रहा है या फिर दुनिया एक और भयानक मोड़ की ओर बढ़ रही है। वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने रूस पर सीधा और गंभीर आरोप भी लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की उप राजदूत टैमी ब्रूस ने ये आरोप लगाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में उन्होंने साफ कहा, रूस जानबूझकर यूक्रेन में करीब 4 साल से चल रहे इस युद्ध को और लंबा खींच रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन शांति की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस संघर्ष में अमेरिका अनगिनत लोगों की मौत पर गहरा खेद जताता है और रूस की जानिब से ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर बढ़ते हमलों की कड़ी निंदा भी करता है। दरअसल पिछली रात रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइल से भीषण हमला किया था। इसके बाद यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की थी। इन हमलों में ऊर्जा ढांचा, परिवहन नेटवर्क और नागरिक सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। ठंड के बीच अंधेरा और तबाही, यही वजह है कि अमेरिका ने रूस पर युद्ध को और भड़काने का आरोप भी लगाया है। लेकिन युद्ध के इस मोर्चे पर दावे और प्रतिदावे दोनों तरफ से जारी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी सेना ने करीब 1305 कर्मियों को खो दिया। वहीं रूसी वायु रक्षा ने 214 यूक्रेनी फिक्स विंग ड्रोन और 2 लंबी दूरी की मिसाइलों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, रूस ने ये भी दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के 167 अलग अलग स्थानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे, परिवहन नेटवर्क, सैन्य तैनाती क्षेत्र के साथ साथ गोला बारूद डिपो और लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी रूस को लेकर बड़े आंकड़े पेश कर रहा है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ के अनुसार फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक रूस को करीब 12,25,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में रूस ने 11,569 टैंक, 23,914 बख्तरबंद वाहन, 36,261 तोपखाने, 1,115 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 1,278 एयर डिफेंस सिस्टम, 434 विमान, 347 हेलीकॉप्टर, 1 लाख से ज्यादा ड्रोन, 28 जहाज और नौकाएं और 2 पनडुब्बियां खो दी हैं। हालांकि युद्ध के इस धुएं में एक सच्चाई साफ है। इन आंकड़ों का स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सत्यापन बेहद मुश्किल है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में आरोपों की गूंज है, दूसरी तरफ मैदान में मौत और तबाही का खेल है। अमेरिका शांति की बात कर रहा है, रूस हमले तेज कर रहा है और यूक्रेन हर दिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सवाल यही है, क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या फिर ये संघर्ष और लंबा और खतरनाक होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। वर्ल्ड ब्रेकिंग है, ईरान के तनाव से जुड़ी हुई और ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान से इस समय की बड़ी खबर इरफान सुल्तानी की हत्या की खबर है। इरफान को जेल में पीट कर मार डाला गया। ट्रंप की चेतावनी के बाद में दरअसल फांसी
टल गई थी, फांसी तो टल गई, लेकिन समझिए किस तरह से उसकी हत्या कर दी गई है। इरफान सुल्तानी दरअसल जिस तरह से ईरान में लगातार विद्रोह की आग यहाँ पर भड़की, उसमें एक प्रमुख चेहरा था विरोध करते हुए, और इरफान को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। जिस तरह से पहले फांसी दिए जाने की बात कही गई, उसके बाद अमेरिका की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया सामने आई और ट्रंप की सीधी चेतावनी थी कि अगर फांसी हुई तो इसके परिणाम आने वाले वक्त में ईरान को भुगतने पड़ सकते हैं, यहाँ की सत्ता को भुगतने पड़ सकते हैं। फांसी तो टल गई, लेकिन इरफान की जान चली गई, और जान पीट कर हत्या किए जाने के साथ में सामने आई है। इरफान दरअसल जेल में था, सलाखों में था, लेकिन पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं ट्रंप और खामनेई की धौंस दुनिया को महाजंग के मुहाने पर लेकर आ गई है। एक तरफ अमेरिका की खुली धमकियां हैं, दूसरी तरफ ईरान की ललकार और चेतावनियां, बयानों में बारूद और हर शब्द युद्ध का ऐलान। मध्य पूर्व से लेकर व्हाइट हाउस तक सायरन बज रहे हैं। दुनिया में हड़कंप है, क्योंकि अगर ये टकराव बढ़ा तो ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जंग होगी। दुनिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका आमने सामने है। बयानों में बारूद है, धमकियों में आग है, और हर शब्द युद्ध की आहट बनकर गूंज रहा है। एक तरफ अमेरिका की युद्धपोत खाड़ी में तैनात, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें और बढ़ती रेंज का ऐलान। शांति दिखती जरूर है, लेकिन नीचे लावा खौल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की चेतावनी साफ है कि अगर इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई पर हमला हुआ तो इसे सिर्फ एक हमला नहीं, ईरानी राष्ट्र के खिलाफ पूर्ण युद्ध माना जाएगा। पेज़ेश्कियान ने सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि अमानवीय प्रतिबंधों ने ईरानी जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तबाही, इन सब का जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका है। और फिर आया सबसे तीखा हमला। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने सीधे नाम लिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। खामनेई का आरोप है कि ईरान में हुए दंगों, हत्याओं और तबाही के मुख्य दोषी डोनाल्ड ट्रंप है। इतना ही नहीं, खामनेई ने ट्रंप को ईरानी राष्ट्र के खिलाफ अपराधों का जिम्मेदार ठहराया।
अब जरा वाशिंगटन का रुख भी समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान को बार बार चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप का साफ संदेश है कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का इस्तेमाल करती है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। यानी सीधी धमकी, सीधा अल्टीमेटम। अब आते हैं इस तनाव के सबसे दर्दनाक पहलू पर। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा है कि ईरान में प्रदर्शनों के दौरान 3767 लोगों की मौत हुई है। याद रखिए, ये आंकड़ा पहले 3308 बताया गया था, लेकिन अब और बढ़ गया है। संस्था का कहना है कि सरकार ने देशव्यापी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए हिंसक कार्रवाई की है। इतिहास गवाह है, ईरान में पहले हुए किसी भी आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में मौतें नहीं हुई। सवाल उठता है कि आखिर आग लगी कैसे? दरअसल आर्थिक हालात के खिलाफ 28 दिसंबर को ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए। ईरानी मुद्रा डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ निचले स्तर पर पहुंच गई। तेहरान के दुकानदार, बाजार व्यापारी हड़ताल पर चले गए और देखते देखते आर्थिक गुस्सा सरकारी विरोधी आंदोलन बन गया। सरकार ने हालात काबू में करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। करीब 8 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। दुनिया से ईरान कट गया। सोशल मीडिया खामोश, सड़कों पर डर का साया। अब भले ही इंटरनेट गतिविधियों में मामूली सुधार दिख रही है, लेकिन जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ बयानबाजी या वाकई जंग की तैयारी है? ईरान मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा है, संख्या बढ़ा रहा है और साफ संदेश दे रहा है, डरेंगे नहीं। अमेरिका युद्धपोत तैनात कर रहा है, सहयोगी देशों को अलर्ट कर रहा है और दबाव बना रहा है। दुनिया की सांसें थमी है। मिडल ईस्ट फिर बारूद के ढेर पर बैठा है। एक चिंगारी और पूरा इलाका जल सकता है। क्या कूटनीति काम करेगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की शांति का सवाल है। तेहरान में हर बयान, वाशिंगटन में हर चेतावनी आज पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही है। एक तरफ ईरान मिसाइलों की ताकत दिखा रहा है,
दूसरी तरफ अमेरिका सैन्य कार्रवाई की खुली धमकी दे रहा है। क्या ये टकराव अगर बढ़ा तो इसकी आग सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित रहेगी? तेल बाजार से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर देश इसकी चपेट में आएगा। इसलिए नजरें टिकी है तेहरान पर भी और वाशिंगटन पर भी, क्योंकि यहाँ लिया गया हर फैसला या तो दुनिया को जंग की तरफ ले जाएगा या फिर शांति की एक नई उम्मीद जगेगी। दुनिया इंतजार कर रही है, क्या अक्ल जीतेगी या फिर बारूद बोलेगा। और आक्रमण में अब बारी है अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। ईरान में प्रदर्शनकारियों से जुड़ी हुई खबर ये कि प्रदर्शनकारियों पर केमिकल से अटैक हुआ। जी हाँ, ईरान में जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए थे उनमें से कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और ये जान गई है केमिकल के इस्तेमाल से। दरअसल जानकारी ये है कि ईरान में केमिकल से हमले हुए इसके सबूत मिले हैं। जी हाँ, बचाव के उपकरण पहने हुए सुरक्षा कर्मी नजर आए, लेकिन लोगों पर बौछार की गई, केमिकल हमले किए गए और वो केमिकल हमले जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई, ऐसी भी तमाम पुष्टि होती है। ये सीक्रेट केमिकल आखिर क्या था जिसका इस्तेमाल किया गया? सड़कों पर तस्वीरें इस तरह की जो आपको विचलित कर सकती हैं, स्पष्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन जगह जगह पर लोग वहां पे पड़े हुए थे। ये कहा जाए लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और उसमें ईरान की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया ऐसा केमिकल जो जानलेवा था, घातक था। ईरान में प्रदर्शनकारियों को केमिकल से मौत के घाट उतारे जाने के तमाम दावे आए हैं। दुनिया को ये दावे सन्न कर रखे हैं। ट्रंप की धौंस से फांसी तो रुक गई, लेकिन मारने का तरीका बदल गया। गोली नहीं चली, फांसी नहीं लगी, बल्कि जहर। यह आरोप अगर सही है तो मान के चलिए ये मानवता के खिलाफ सबसे खतरनाक अपराध था, सबसे बड़ा हमला था। अब बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से हमले की योजना बना रहा है या ये टकराव एक नई और भयानक जंग की शुरुआत बन जाएगा? ईरान पर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ब्रिटेन के सांसद, इजराइल की खुफिया एजेंसियां और पश्चिमी देशों की रिपोर्ट एक ही बात कह रही है, ईरान में नरसंहार हुआ है। लेकिन ये नरसंहार गोली से नहीं, फांसी से नहीं, बल्कि जहर से किया गया है। रिपोर्ट का दावा है खामेनी सरकार ने 800 विद्रोहियों की फांसी माफ कर दी है, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों को केमिकल जहर से मार डाला गया। ये मौतें जेल में नहीं हुई, ये मौतें पुलिस फायरिंग से नहीं हुई, ये मौतें लोगों के घरों में हुई हैं, सड़कों पर हुई है और अस्पतालों के बेड पर हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा सीक्रेट केमिकल था जिसने ईरान में हजारों लोगों की सांसें छीन ली? दावा है ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस को इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोलों में सिर्फ आंसू नहीं थे, उनमें जहरीली गैस भरी थी। वाटर कैनन से छोड़ा गया पानी सिर्फ पानी नहीं था, उसमें जानलेवा जहर मिलाया गया था। ये जहर तुरंत नहीं मारता, यही इसकी सबसे खतरनाक खासियत है।
पहले दिन गले में खराश, दूसरे दिन बुखार, तीसरे दिन सांस लेने में दिक्कत और फिर एक एक कर शरीर के अंग जवाब देने लगते हैं। ईरान में पिछले कुछ दिनों में मल्टी ऑर्गन फेलियर से मौतों का आंकड़ा अचानक क्यों बढ़ गया? ब्रिटेन, इजराइल की रिपोर्ट यही सवाल उठा रही है। रिपोर्ट्स कहती है कि खामनेई सरकार ने विरोध कुचलने के लिए दिलियड केमिकल अटैक की रणनीति अपनाई। ऐसा हमला जिसका असर तुरंत नहीं दिखता। आरोप है कि लोगों को पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया और घर पहुंचने के कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। ब्रिटेन के सांसद बिल रेमन का दावा है कि उनके पास खुफिया रिपोर्ट है। केमिकल हमले के बाद ईरान में बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं, जेलें भर चुकी हैं, परिवारों के साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। वकीलों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, यानी ना इलाज, ना कानूनी मदद, ना इंसाफ। रिपोर्ट में 8 और 9 जनवरी का खास तौर पर जिक्र है। दावा है कि इन्हीं 2 दिनों में प्रदर्शनकारियों पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हुआ। IRGC कुछ फोर्स और उससे जुड़े प्रॉक्सी ग्रुप सीधे हिंसा में शामिल थे। सड़कों पर गोलियों से जितनी मौतें हुई, उससे कहीं ज्यादा लोग पिछले 5 दिनों में घर और अस्पताल में मरे। ईरान में केमिकल हमला पहले भी हो चुका है। 2022 के विरोध प्रदर्शनों में हरे रंग की गैस का इस्तेमाल हुआ था। ये एडमसाइड या हेक्साक्लोरो एथेन गैस थी, जिससे जलन, मतली और लकवा होता है, लेकिन किसी की जान नहीं जाती। मगर इस बार आरोप कहीं ज्यादा गंभीर है। कहा जा रहा है कि ऐसे केमिकल इस्तेमाल हुए हैं जो तुरंत नहीं, बाद में मारते हैं। इनमें पहला नाम है मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड। ये सांस के जरिए पहुंचता है, श्वसन तंत्र और बोन मैरो तक को नुकसान पहुंचाकर DNA लेवल तक चोट करता है। एक्सपोजर के 14 दिन के अंदर निमोनिया जैसे लक्षणों से मौत हो जाती है। जहर का दूसरा नाम है फॉस्जीन। ये रंगहीन केमिकल है। इसे प्लास्टिक और डाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये सीधे फेफड़ों को निशाना बनाते हैं। एक्सपोजर के बाद मरीज को लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 दिनों के भीतर दम घुटने से मौत हो सकती है। ऐसा ही एक जहर है लुईसाइड। इसमें आर्सेनिक होता है। शुरुआत में आंखों में जलन होती है, सांस फूलती है और फिर 3 दिन में मल्टी ऑर्गन फेल कर देता है। इन मौतों में ईरान में ऐसा खौफ फैला दिया कि प्रदर्शन थम गए हैं और इसी को डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक हार कहा जा रहा है, क्योंकि बिना गोली चलाए, बिना युद्ध किए खामनेई ने विरोध को कुचल दिया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या ईरान में केमिकल हथियार विरोध दबाने का नया तरीका बन चुका है? क्या खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद भी अमेरिका चुप रहेगा, या फिर ट्रंप को ईरान को बर्बाद करने का एक नया बहाना मिल चुका है? ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल है, क्योंकि अगर आज चुप्पी रही तो कल ये जहर किसी और देश में भी बोया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की ऐसी जिद पाली है कि वो अपने दोस्तों को ही दुश्मन बनाते जा रहे हैं। जिन पश्चिमी देशों ने रूस से रक्षा के लिए नेटो सैन्य संगठन बनाया था, आज वो गुठी अंदर से खोखले नजर आते हैं। अमेरिका की जिद के सामने उसके वजूद पर ही सवालिया निशान लग रहा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपनी सनक का विरोध करते हुए नेटो सहयोगियों पर ही टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसे नाटो के लिए उसके इतिहास का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। वहीं ट्रंप के बयान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर बहुत जल्द हमला करने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेनमार्क ने 20 सालों तक ग्रीनलैंड को लेकर नाटो की चेतावनियों को नजरअंदाज किया है। ग्रीनलैंड बर्फ से ढकी एक जमीन नहीं, अब ये जमीन अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में आग बनकर धधक रही है। ट्रंप की धमकी, यूरोप का जवाब और नेटो के भविष्य पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या ग्रीनलैंड अमेरिका यूरोप टकराव की नई जंग भूमि बन रहा है? ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का बयान आते ही यूरोप में भूचाल आ गया। ट्रंप ने न सिर्फ ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने की बात कही, बल्कि टैरिफ की सीधी धमकी भी दे डाली। और इसके अगले ही दिन यूरोप के 8 देश एकजुट होकर सामने आ गए। इन देशों का साफ संदेश, हम डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ खड़े हैं। इन 8 देशों ने याद दिलाया, हम सभी नेटो के सदस्य हैं और आर्कटिक की सुरक्षा किसी एक देश की नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारी है। यानी ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं, ये नेटो की सामूहिक सुरक्षा का मुद्दा है। अब समझिए डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति। ट्रंप ने ऐलान किया कि 1 फरवरी से 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगेंगे और अगर ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से ये टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगी। यानी ग्रीनलैंड के बदले आर्थिक दबाव। तो वहीं यूरोप ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का बयान सामने आता है, यूरोप अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करेगा और किसी दबाव में नहीं झुकेगा। वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने भी चेतावनी दी कि टैरिफ अमेरिका यूरोप रिश्तों को कमजोर कर देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे इतने आक्रामक क्यों हैं? ट्रंप का तर्क, अमेरिका वर्षों से यूरोप की सुरक्षा करता आया है। अब वक्त है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका से समझौता करे। ट्रंप कहते हैं, ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन और रूस की नजरें जमी हुई हैं और डेनमार्क इसे सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। लेकिन डेनमार्क ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई भी मिलिट्री एक्शन नेटो का अंत होगा। डेनमार्क ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड की बिक्री, ट्रांसफर या सैन्य कब्जा कभी मंजूर नहीं होगा। इतना ही नहीं, डेनिश सेना ने आर्कटिक में तैयारियां बढ़ा दी हैं। तो वहीं फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन डेनमार्क के साथ खुलकर खड़े होते नजर आ रहे हैं। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप की धमकियों को नामंजूर और पूरी तरह गलत बताया है और इसी से ट्रंप और भड़क गए। 18 जनवरी 2026 को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ग्रीनलैंड डील तक 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लागू रहेगा। अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है, एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा।
तो अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमले का आदेश देते हैं तो क्या होगा? क्या अमेरिका खुद अपने ही नेटो सहयोगी पर हमला करेगा? और अगर ऐसा होता है तो नेटो बचेगा या टूट जाएगा? आलोचक साफ कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो वो सिर्फ डेनमार्क पर हमला नहीं होगा, वो होगा नेटो के ताबूत में आखिरी कील। तो वहीं ग्रीनलैंड में अब सड़क पर उतरा है जनता का गुस्सा। ट्रंप के खिलाफ हजारों ग्रीनलैंड वासी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं, वहीं ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ खुलकर खड़े हो चुके हैं। हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च किया, हाथों में पोस्टर, लहराता राष्ट्रीय झंडा और नारे ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ये प्रदर्शन अमेरिका की बढ़ती कब्जे की धमकियों के बीच हुआ है। साफ है, ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं, ये उसकी पहचान है और जनता इसे किसी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है। बहरहाल ग्रीनलैंड आज सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, ये अमेरिका यूरोप रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। सवाल ये नहीं कि ग्रीनलैंड किसका होगा, सवाल ये है क्या पश्चिमी दुनिया एक साथ खड़ी रहेगी या ट्रंप की जिद इतिहास बदल देगी। नजरें टिकी हैं अमेरिका पर भी और पूरे यूरोप पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, दूसरा है व्लादिमीर पुतिन। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं सूर्य मिश्रा, जो कि बिहार चंपारण के रहने वाले हैं। सूर्य मिश्रा जी, इंडिया डेली टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।